हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर स्टडी टाइम। दिस इज डॉक्टर रश्मि सैनी। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज हम समझेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं इवन दो कोई काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमको कोई भी काम इसलिए करने का मन नहीं करता है, या तो हमको वो डिफिकल्ट लगता है या वो बोरिंग लगता है। तो डिफिकल्टी से हमको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है और हम वो काम पोस्टपोन कर देते हैं। जब मैंने अपना MBBS ज्वाइन किया था तो शुरुआत में मुझे भी अपने कुछ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स ऐसे ही बोरिंग लगते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका जो स्टडी स्टाइल है वो चेंज कर दिया और वो टॉपिक्स थोड़े और इंटरेस्टिंग लगने लगे। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कि हम किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ बुक रीड कर रहे हो सेंटेंस टू सेंटेंस, तो वो पैसिव रीडिंग होता है, काफ़ी बोरिंग होता है। उससे सिर्फ हमको एक क्रैमिंग होता है कि इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, हमको नॉलेज गेन नहीं होता। तो नॉलेज गेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिनेरियोज इमेजिन करने चाहिए। जो भी डिजीज़ है, पैथोलॉजीज है, मेडिसिन है, एक सामने पेशेंट है तुम्हारे, तुम उसके बारे में पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ आपको इमेजिन करना पड़ेगा। उससे जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, हमको समझ में भी आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हमको होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी पेशेंट को जानते हैं जिनकी एज 55 ईयर्स है, उनको एक्सेसिव कफिंग होता है और उनको लॉन्ग टर्म स्मोकिंग हिस्ट्री भी है, थिक स्प्यूटम भी आता है। तो जब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमें देख रहे हैं कि एक पेशेंट है जिनको कफ भी है, स्प्यूटम भी है और लॉन्ग टर्म स्मोकिंग हिस्ट्री भी है, तो हम क्या इमेजिन करेंगे? उनको COPD हो सकता है। तो जब हम इमेजिन करते हैं तो हमने कहीं देखा होगा, हमने किसी रिलेटिव को देखा होगा जिनको बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं उनको कफिंग होता है। तो ऐसे ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर 15 इयर्स का कोई चाइल्ड है, उनको विंटर्स में एग्जैजर्बेशन होता है कफिंग का, वीजिंग भी होता है, तो तब हम क्या डायग्नोज करेंगे? अस्थमा। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि हमने किसी बेबी को देखा था, हमने किसी एडोलेसेंट को देखा था जिसको विंटर्स में ज़्यादा इश्यूज होते हैं वीजिंग के, और हम फिर रिलेट कर सकते हैं अपनी मेमोरीज में जाके कि हाँ ऐसा हुआ था। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने के लिए हमको ग्रेटिफिकेशन समझना होगा। ग्रेटिफिकेशन मतलब किसी भी काम को करने के बाद हमको जो खुशी मिलती है उसको हम ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हमको स्वीट्स खाने से हमको खुशी मिलती है, हम मिठाई खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पर अगर हम उसी तरीके से प्रोटीन्स खाएं या फिर बॉइल्ड फूड खाएं तो वो हमारे टेस्ट बड्स के लिए बिल्कुल भी बहुत ही सैड कंडीशन है। तो किसी भी काम करने से हमको इंस्टेंट हैप्पीनेस होता है या डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम उस काम को कंटिन्यू करेंगे या फिर उसको हम छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोक्रेस्टिनेशन समझने के लिए। तो ये क्विक ग्रेटिफिकेशन स्टडीज़ में कैसे अप्लाई होता है? शुरुआत में जब हम अपना स्टडी टाइम इम्प्रूव कर रहे होते हैं या इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर हमको किसी ने बता दिया कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर हम खुद कुछ रीड करने के बाद हमको कुछ समझ नहीं आता है, तो हम उदास होकर बुक को दूर रख देते हैं और नेटफ्लिक्स ओपन कर लेते हैं। उसमें हमको सब समझ में आता है और हम उसको देखते रहते हैं। इसको बोलते हैं क्विक ग्रेटिफिकेशन। पर अगर आप उस टॉपिक को कंटिन्यू करो और 2-3 रीड दो, उसको इमेजिन करो, उसका रिवीजन करो और फिर आपको अगर वो समझ में आ जाता है, तो आपने क्या किया? आपने अपने ग्रेटिफिकेशन के गोल को डिले किया और इंक्रीज किया और आपने अपने गोल को ही अपना ग्रेटिफिकेशन बना लिया। तो इस तरीके से हम अपना स्टडी पैटर्न या स्टडी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं ग्रेटिफिकेशन को लेके। तो क्विक ग्रेटिफिकेशन पे फोकस नहीं करना है, हमको लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करना है। हमको अपना ग्रेटिफिकेशन के गोल्स को चेंज करना चाहिए, फ्रॉम वन टॉपिक to one module, from 15 minutes to 1 hour or 3 hour, from small term goals to long term goals. small term हो सकते हैं कुछ मॉड्यूल्स और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स। तो अगर इनिशियली आप कुछ 3-4 घंटे डेली अपने आप को स्टडी टाइम में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी विद योर सेल्फ। इसी के अकॉर्डिंग आई रिक्वेस्ट यू टू मेक योर प्लान टुडे एंड फॉलो इट थ्रू, बिना प्रोक्रेस्टिनेट करें। तो इनिशियली हम स्टडीज़ को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट कैन बी स्टडी ग्रुप्स के थ्रू। जॉइन एनी स्टडी ग्रुप,
या फिर लाइक माइंडेड पीपल ढूंढे और उनके साथ स्टडी करें। सेकेंड इज, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी एक टॉपिक के अलग अलग टीचर्स का वीडियो देखें, और आजकल तो टेक्स्ट बुक के ऑडियो वर्जन्स भी आते हैं तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू स्टडी। या फिर जब हम एक ही जगह बैठकर कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत बोरिंग हो जाता था कि हम एक ही जगह डेली हमेशा हमेशा पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कहीं कभी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर कभी रूम में, या फिर कैफ़े, और या फिर कभी कभी हम वॉक करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर सिटिंग इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। तो इनिशियली हमको काफ़ी सारे मेथड्स ट्राई करने चाहिए और वो मेथड को फॉलो करना चाहिए जो हमको अच्छा लगता हो। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको डेली पढ़ना है, या फिर शुरुआत में एक वीक में 4 दिन पढ़ना है। तो आपने कोटा सीरीज देखी होगी, उसमें आपको बताते हैं कि एक स्टडी हैबिट बनाने का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसे मॉर्निंग में 10 to 12, आफ्टरनून 1 to 3, इवनिंग 4 to 10, या फिर नाइट में 8 to 10। सो ये जो टाइम स्लॉट्स हैं ये मेरे लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होते थे फॉलो करने। So when I was starting to make my schedule or study habit, I started to sit together in these time slot and study and see where which one suits me better. फिर धीरे धीरे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं इन रूटीन्स को। तो कोई भी एक नई हैबिट तभी बनती है जब हम सेम टाइम पे सेम हर दिन उस एक काम को करते हैं जो हमको हैबिट में लाना होता है। तो जब हम अपना फोकस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, तो कभी कभी हमको बर्न आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको बैलेंस समझ नहीं आता है स्टडी और रिलैक्सेशन के बीच में, कि कितना हमको टाइम उसमें देना चाहिए और कितना उसमें देना चाहिए। तो कभी कभी हम अपने जो ब्रेक्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, या फिर अपना स्लीप को अवॉइड करते हैं। हम कम टाइम सोते हैं जिससे हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, या फिर एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं, या फिर हम बाहर घूमने के लिए टाइम अपने माइंड को रिजुविनेट नहीं करते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स विल लीड इनटू बर्निंग आउट। तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो बेसिकली बर्नआउट तभी होता है जब हमको लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग, जहाँ पे हम हर चीज़ पे फोकस करते हैं, अपने स्टडी टाइम पे, अपने लाइक फैमिली टाइम पे, या फिर रिलैक्सेशन टाइम पे। हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो ये हम सब ने सुना है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए हमको डिसिप्लिन होना चाहिए। एक्टिंग हो, मेडिसिन हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है प्रैक्टिस और बैलेंस। तो डिसिप्लिन अटेन करने के लिए हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी आर गिविंग 100% in it. At the same time, we are maintaining balance in our life with extracurricular activities. So discipline is a very interesting quality. It's not boring at all how people portray it. It just gives you immense mental strength and confidence to achieve anything in life as far as you are having balance. तो डिसिप्लिन को समझने के लिए हमको फोकस को समझना पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत टाइम तक पढ़ते हैं और हमें बहुत कम समझ में आता है, और कभी कभी हमें कुछ ही टाइम में ज़्यादा समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारा फोकस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 100% होगा तो नेचुरली हमको जल्दी समझ में आएगा। तो इसीलिए हमारा फोकस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी डिसिप्लिन हेल्प करता है, या फिर हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग है उससे हमारा फोकस इंक्रीज होता है। तो अगर हम एक वीक से पढ़ रहे हैं तो जो हमारा फोकस होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, माइंड में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको इनिशियली जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा लाइक 10 to 15 मिनट्स का हमको लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस है, बट वेरी सून वी गेट इनटू द फ्लो एंड वी कैन फोकस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लास्ट स्टडी टिप जो मेरे को बहुत हेल्प किया था, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं या डिजीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले हमको उसके जो मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक कॉमन सेंस बनाना होता है। जैसे कि न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में हमको पता होना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, और मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर और रेडियोलॉजिकल फीचर। उसके बाद जब हम एक टिपिकल निमोनिया के फाइंडिंग्स का एक आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा निमोनिया ऐसा ही होता है,
फिर हमको देखना है कि एटिपिकल निमोनिया क्या होता है, उसके ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम उसका मेडिसिन पार्ट में जाते हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे। फिर फार्माकोलॉजी में हमारे में डिफरेंट जो मेडिकेशंस होते हैं टिपिकल निमोनिया के लिए और एटिपिकल निमोनिया के लिए। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो अगर आप स्टेप 1 को बहुत अच्छे से करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक बहुत अच्छे से अपने आप को एक मेथडोलॉजिकल स्टडी के थ्रू आप रिमेम्बर कर पाओगे। अगर आप अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं या शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप आपने कुछ सीखा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।